नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लगभग सभी तरह के एग्जाम्स में ज़रूरी होता है। यहाँ इस वीडियो में हमने लिया है नीति आयोग का गठन, उसके बारे में, उसके कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है और सबसे महत्वपूर्ण नीति आयोग और योजना आयोग में क्या-क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भारत में योजना आयोग था, जो कि प्लानिंग कमीशन जिसको हम कहते हैं, और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग ही वो सारे काम किया करता था जो कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित होते थे, तो इसीलिए से प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। लेकिन 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग बनाया गया, जिसने कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। प्लानिंग कमीशन, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आ चुका है, और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और जैसा कि हम जानते हैं, योजना आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब है कि ऐसी संस्था या ऐसा आयोग जिसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इसे गैर संवैधानिक निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। नॉन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो गैर संवैधानिक निकाय हम इसको कह सकते हैं। नीति आयोग का हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इसकी पहली मीटिंग जो की गई थी वो 8 फरवरी 2015 को की गई थी। लगभग 1 महीने बाद ही इसकी मीटिंग की गई थी, और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे, मतलब जो भी उस समय पर प्रधानमंत्री होगा तो एक पदेन अध्यक्ष इसका होता था। ठीक उसी तरीके से नीति आयोग में भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर हम योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग ने बहुत लंबा कार्यकाल यहाँ पर पूरा किया, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कब बनी थी? 1951 में। तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। उसके साथ ही इसने अपना कार्य करने शुरू कर दिए थे, और जो हमारी अंतिम या 12th पंचवर्षीय योजना थी वो 2015 से 2017 तक रही। तो उस दौरान प्लानिंग कमीशन ने अपना कार्य किया, और इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो उसके मेन फंक्शंस थे या मुख्य कार्य थे वो क्या था? 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाओं में, और दूसरा था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका बंटवारा करना। ये दोनों काम योजना आयोग के थे। वैसे तो और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन हम उसके सिर्फ मुख्य कार्य को ले रहे हैं। तो ये दोनों कार्य योजना आयोग के थे, जो कि अब खत्म कर दिए गए हैं, या कहना चाहिए नीति आयोग इन कार्यों को नहीं करता है। पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरीके से अब समाप्त कर दिया गया है ये कॉन्सेप्ट, और जो योजना आयोग संसाधनों का बंटवारा करता था, ये अधिकार अब नीति आयोग को नहीं है, क्योंकि वो केवल एक सलाहकारी निकाय है। वो वित्त का या संसाधनों का बंटवारा नहीं करता है, केवल वो सलाह देता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। तो अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि जो नीति आयोग है, इसको कहा जाता है थिंक टैंक। थिंक का मतलब सोचना या सलाह, इससे हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, सलाहकारी निकाय है।
जो कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि ये एक बॉटम अप अप्रोच है। नीति आयोग एम्फेसाइज ऑन बॉटम अप अप्रोच। जो योजना आयोग था वो अपोजिट था। योजना आयोग टॉप बॉटम अप्रोच था, यानी कि टॉप टू बॉटम, जबकि जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसके साथ ही वो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं सहयोगी संघवाद। इस शब्द को बहुत ध्यान रखिएगा। सहयोगी संघवाद का मतलब है जहां पर सारी सरकारें मिलकर सहयोग से, परस्पर सहयोग के साथ कार्य करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, या फिर स्थानीय सरकार या स्थानीय बॉडीज जो होती हैं वो सब मिलकर परस्पर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहयोगी संघवाद, जिस पर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, या कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है नीति आयोग में, और ये चीज़ हमें योजना आयोग में देखने को नहीं मिलती थी। अब हम देखते हैं ये अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोचेस क्या हैं। पहले हम बात करते हैं योजना आयोग की। देखिए, योजना आयोग में क्या होता था कि पहले केंद्र के लेवल पे या बिल्कुल टॉप लेवल पर एक स्कीम बनाकर तैयार कर दी जाती थी, योजना को बना दिया जाता था, और फिर उस योजना को स्टेट्स तक पहुंचाया जाता था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक योजना तैयार की जाती थी और फिर वो स्टेट्स को दे दी जाती थी, और स्टेट्स उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते थे। देखिए, यहाँ पर पहले हम देखते हैं ये ऊपर से, यानी कि यहाँ पर ये योजना बनकर अब तैयार हो चुकी है और ये स्टेट्स तक भेज दी गई। स्टेट्स तक आने के बाद उन्होंने इसको और जगहों पर भेजा, और वहाँ पर वो और नीचे के लेवल पर उनको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र में या सेंट्रल लेवल पर योजना बनाई गई, फिर उसको स्टेट में भेजा गया, स्टेट से फिर लोकल बॉडीज या डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में और विलेजेस में वो फिर इम्प्लीमेंट की गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हर स्टेट की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक स्टेट में जो प्रॉब्लम है वही दूसरे स्टेट में हो, या वो जो एक ही पॉलिसी बनी है वो एक स्टेट के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए भी अच्छी हो। तो यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी। या इसको आप ऐसे देखिए, अगर गवर्नमेंट ने इस केंद्र के लेवल पर एक योजना बनाई कि हमें देश में 80% एजुकेशन साक्षरता के स्तर को 80% तक पहुंचाना है, तो ये योजना केंद्र के लेवल पर अच्छी लग रही है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन स्टेट्स के लिए तो ये योजना बहुत अच्छी है जिनकी साक्षरता दर 80% से कम है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी तो है ना जिनकी जो साक्षरता दर है वो 80% से ज़्यादा है। केरला को ही ले लीजिए, वो तो हमेशा 90+ में रहता है। तो जहाँ पर साक्षरता की दर 80% से ज़्यादा है, उन राज्यों के लिए तो ये योजना कोई काम की है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस तो हो नहीं सकते क्योंकि योजना तो बन चुकी है, और बनने के बाद वो स्टेट में आई है और वही उन्हें अब इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब देखते हैं हम नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से चीजें ऊपर की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर क्योंकि जो नीति आयोग में कमेटी बनाई जाती है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है, या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उपराज्यपाल को शामिल किया जाता है, एलजीज जो होते हैं। तो जब ये सब लोग वहां पर जाएंगे तो वो अपने अपने राज्य की समस्याएं बताएंगे, और वो भी डायरेक्ट नहीं आएंगे। जो राज्यपाल हैं या जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहाँ पे पहले पता करेंगे कि किन जिलों के हिसाब से क्या है समस्याएं हैं, उसके बाद वो ऊपर जाएंगे। तो ये इसमें अगर हम देखें तो प्रोसेस कैसे चल रहा है, देखो, सबसे पहले तो ये ब्लॉक लेवल हो सकते हैं या विलेज लेवल हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकते हैं, उस तरीके से सूचनाएं जा रही हैं। सूचनाएं पहुंचाई कहाँ तक जा रही हैं, ऊपर तक। तो यहाँ पर
जिले से या विलेजेस से या ब्लॉक से योजनाएं ऊपर तक आती हैं, फिर वहां से वो ऊपर तक मुख्यमंत्री तक, यानी कि वो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर उस चीज़ को पहुंचाया जाता है। फिर वो चीज़ स्टेट लेवल तक पहुंच गई, अब वो जाकर कहाँ जाएगी, केंद्र तक पहुंचेगी। तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। विलेजेस से एक तरीके से ब्लॉक्स तक जाएगी, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक जाएगी, और फिर फाइनली जो मुख्यमंत्री है या जो उपराज्यपाल है यूनियन टेरिटरीज के, वो सब यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में उन समस्याओं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर वो योजना बनाई जाएगी। तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, यानी कि हर स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी योजना को बनाया और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूजलेसली कहीं पर कुछ भी हो जाएगा। तो जिस स्टेट की या जिस एरिया की जो समस्या है उसी के आधार पर उसको डिस्कस किया जाएगा और उसके आधार पर ही जो पॉलिसी है वो तैयार की जाएगी। तो ये हो गई हमारी बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसके बाद अगर हम अब इसके कंपोजिशन को देखते हैं या गठन को देखते हैं, तो सबसे ऊपर आता है चेयरपर्सन या नीति आयोग का अध्यक्ष। वो हमेशा पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है, जो कि वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट या ध्यान में रखने वाला तथ्य है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है जो योजना आयोग के बाद नीति आयोग में किया गया है। यही वो काउंसिल है जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स या मुख्यमंत्री और सारे यूनियन टेरिटरीज के एलजीज या उपराज्यपाल होते हैं। इसके बाद थर्ड आता है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई समस्या है या पर्टिकुलर स्टेट में कोई समस्या है, तो वहीं के लोगों से मिलाकर उस परिषद को बनाया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर दो स्टेट से संबंधित कोई समस्या है या इश्यू है, तो वहीं के या तो जो मुख्यमंत्री हैं या जो राज्यपाल हैं वो यहाँ पर आते हैं और उस समस्या को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशल इनवाइटीज। देखिए ये जो नीति आयोग है इसमें एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो अल्पकालीन ही या कुछ समय के लिए ही वहां पर बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स यहाँ पर होते हैं और जिनको नॉमिनेट प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद फिफ्थ है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क या पूर्णकालिक ढांचा जो होगा नीति आयोग का, उसमें कौन कौन आएंगे इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए पूर्णकालिक ढांचा, इसमें प्रधानमंत्री तो हमारे है ही हैं, जो भी नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन, जिनको हम हिंदी में कहते हैं उपाध्यक्ष, और इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। और फर्स्ट जो कहा जाए कि पहले यहाँ के वाइस चेयरपर्सन कौन थे या वीसी कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। ये दोनों ही नाम याद रखने वाले हैं कि पहले यहाँ के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में इसको बनाया गया था और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट आता है फुल टाइम मेंबर्स या पूर्णकालिक सदस्य। यहाँ पर वाइस चेयरमैन की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं और इन फुल टाइम मेंबर्स की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं ये अधिकतम 5 हो सकते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के मेन जो मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम और जो पदेन अध्यक्ष होते हैं एक्स ऑफिशियो जिनको हम कहते हैं। तो 5 अधिकतम पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं या
अल्प अंशकालिक सदस्य हैं वो अधिकतम 2 हो सकते हैं। और ये लोग कहाँ से आते हैं? देश की लीडिंग यूनिवर्सिटीज से, लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के दूसरे संस्थानों से ये लोग आते हैं और अपने अपने एरियाज के एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यहाँ पर अधिकतम 4 ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स या पदेन सदस्य हो सकते हैं जो कि यूनियन काउंसिल के मंत्री ही होते हैं। यानी कि ये मंत्री होते हैं चारों, और इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही इन चारों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं नीति आयोग के, इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वर्तमान में ये हैं अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो वर्तमान में है अमिताभ कांत है। इसके बाद आता है सेक्रेटरीट, और ये रिक्वायरमेंट होने पर ही, सचिवालय जो कि जरूरत होने पर ही बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं नीति आयोग के हब्स। 2 हब है इसके। पहला हब है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया, टीम एक तरीके से आप समझ सकते हो, एक टीम है जिसमें सारे मंत्री हैं, सारे स्टेट्स के हैं, केंद्र के हैं, जो भी इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पर इसका जो काम हो जाता है, इंटरफेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, यानी कि जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच सहमति बनाने का काम ये टीम इंडिया हब करता है। दूसरा आता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, और यहाँ पर यही जो भारत सरकार है उसका एक थिंक टैंक कहा जाता है, जो कि इम्प्रूवमेंट का, यानी कि नीति आयोग को मतलब लगातार इम्प्रूव करने का काम ये करता है और थिंक टैंक का काम भी ये करता है। इसके बाद आते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। क्या क्या कार्य है नीति आयोग के और क्या क्या उद्देश्य है। पहले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन हम क्यों शब्द यूज कर रहे हैं? क्योंकि शेयर्ड है, स्टेट भी है और केंद्र भी है, सेंटर भी है यहाँ पर। तो ये जो है विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में इसको कहना चाहे तो विभिन्न प्रायोरिटीज, सेक्टर्स और स्ट्रेटजीज का विकास करना है जिसमें कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो और गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए। तो इस तरीके से दोनों को साथ में चलते हुए कंट्री को डेवलप करना। नेक्स्ट है टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा, या कहना चाहिए जो परस्पर सहयोग की भावना है उसका बढ़ना केंद्र और राज्य सरकार के बीच। इसके बाद है डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल। ये तो हमें पता ही है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तो विलेज लेवल तक भी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता करना, उसके अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा यहाँ पर किया जाता है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस of our society that may be at risk of not benefiting। जैसा हमने केरला का एग्जाम्पल लिया था ना कि स्कीम बन रही है लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर एरिया या स्टेट ऐसा हो सकता है जिसको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सेक्टर्स को पता करना और उससे रिलेटेड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। और इसका एक उद्देश्य ये भी है डिजाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि रणनीतिपूर्ण और दीर्घकालीन लंबे समय के लिए योजनाएं बनाया जाना
और सिर्फ बनाना नहीं, साथ के साथ उनको मॉनिटर भी करना कि उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसके बाद आता है कि टू प्रोवाइड एडवाइस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स, यानी कि जो वेरियस एक्सपर्ट्स हैं, जो लर्नड पीपल हैं, उनकी और एडवाइस भी पहुंचाना। और लास्ट है फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो वर्तमान कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका आ जाता है, जिससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें ये टॉपिक कितना क्लियर है या नहीं है, और जो कोई कंफ्यूजन अगर है भी तो यहाँ पर वो दूर हो जाएगा। देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट। योजना आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2000, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है यहाँ पे। देखिए, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 15 मार्च 1950, जबकि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग बनाया गया है अब 1 जनवरी 2015 को। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद जो प्लानिंग कमीशन था वो एक रशियन मॉडल पर बेस्ड था, या कहना चाहिए कि हमने सोवियत रूस को कॉपी किया था, और एक रशियन मॉडल पर आधारित प्लानिंग कमीशन था। जबकि जो नीति आयोग है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन मॉडल, या कहना चाहिए 5 विद्वान इंडिया के हैं जिनके व्यूज के बेसिस पर या जिनके बनाए गए मॉडल पर नीति आयोग आधारित है। थर्ड पॉइंट है इट हैज पावर टू एलोकेट फंड्स। जो प्लानिंग कमीशन था वो फंड्स को एलोकेट करता था केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन ऐसा कोई भी अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है, या ऐसा कोई भी काम वो नहीं करता है। इट इज ओनली द एडवाइजरी बॉडी या थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट है इट हैज लिमिटेड एक्सपर्टाइज। यहाँ एक्सपर्टाइज कम है। ऐसा नहीं है कि योजना आयोग में मेंबर्स कम हुआ करते थे, मेंबर्स यहाँ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक्सपर्टाइज उतना नहीं था, क्योंकि जो लोग होते थे वो एक्सपर्ट्स नहीं होते थे। जबकि यहाँ पर हम बात करें नीति आयोग में, हम वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को शामिल कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स की वजह से यहाँ पर उनकी एक्सपर्टाइज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स participated as spectators। स्टेट्स का कोई खास यहाँ पर रोल नहीं था, क्योंकि स्टेट्स के पास तो योजना बनने के बाद आती थी, सिर्फ अनुमोदन का काम उनका होता था कि उसे अनुमोदन देना है। बल्कि जबकि हम अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में स्टेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि उन्हें अपना पूरा एरिया का एनालिसिस भी करना है, और उसके बाद वो सारी चीज़ों को ऊपर तक पहुंचाना भी है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया इट सर्व्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो योजना आयोग है उसमें केवल भारत सरकार का ही रोल था, जबकि नीति आयोग में प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। यहाँ पीपीपी मॉडल की भी बात यहाँ पर आ जाती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ही आधारित है, तो प्राइवेट सेक्टर की भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। इसके बाद ये हमें अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा, जो योजना आयोग है वो एक टॉप डाउन अप्रोच थी, जबकि नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ आने वाली अप्रोच है। लास्ट पॉइंट है जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या करता था कि इम्पोज पॉलिसी बनाई और उसे थोप दिया। इम्पोज करना मतलब थोप देना। इम्पोज पॉलिसीज और स्टेट्स एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड्स विद प्रोजेक्ट्स इट अप्रूव, यानी कि जो ऊपर से आ गया वो अब स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा। जबकि अगर हम नीति आयोग की बात करें तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता है, उसमें कोई भी डिसीजन या पॉलिसी पहली बात तो बनती ही नहीं है स्टेट के बिना, और बनने के बाद भी अगर कुछ भी है तो ऐसा वो कोई मैंडेट जारी नहीं कर सकता या पॉलिसी को उस पर थोपता
नहीं है। आई होप नीति आयोग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेकर आएंगे, जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जज कर पाए। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं उसको स्टडी करना, तो मुझे उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद।